हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आप देख रहे हैं वीडियो। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इज़ फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन 1 है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आपका करेक्ट है कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। ये भी हो सकता है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका की बात हो रही है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कि किशोरावस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि हमें निगेटिव, ठीक है, देखना है जो किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, सही है ये तो। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन पर शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। भाई यही हमारा आंसर गलत है, क्योंकि एक समान तरीके से किशोरावस्था में कोई भी ग्रोथ नहीं करता है। सभी की ग्रोथ डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। एक समान तरीके से नहीं करते, सभी अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, अलग उनका रहन सहन होता है, तो सबका जो किशोरावस्था में प्रवेश करने का तरीका है वो अलग होता है। तो यही हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुजाता participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता किस रूप से प्रेरित है। सबसे फर्स्ट है आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या विफलता परिहार शिक्षार्थी। तो देखिए, सुजाता तो जो है रुपए अर्जन करने के लिए खेल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, उसको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि बेटा खेलोगी तो आप जीतोगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट दिया गया है, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भाई ये नेगेटिव वर्ड है, गलत है ये। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, भाई ये भी गलत है। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है और यही हमारा करेक्ट होगा। 4th भी पढ़ लीजिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ये भी नेगेटिव है, तो सही हमारा आंसर क्या है, 3rd वाला रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा है। फर्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण से
निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। भाई यही पॉजिटिव आंसर है और यही आपका आंसर सही है। बट नेक्स्ट बाकी के भी हम पढ़ लेते हैं। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। देखिए ये भी निगेटिव है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत में निर्मित होता है, नहीं होगा। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो ये सभी तीनों पॉइंट्स निगेटिव है। 2, 3, 4 फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 वाला। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। देखिए प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो है वो गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक दर्शन संदर्भित होता है। तो ऐसा नहीं होता है, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इन फर्दर इन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनः प्राप्ति। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ध्यान देना। किसी भी, क्योंकि प्रक्रिया वातावरण कौन सी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो जब बच्चा ध्यान देगा तभी उसकी स्मृति बनेगी, तभी वो उसको आगे ठीक है अपने दिमाग में संग्रहित करके आगे उसका यूज़ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट आपका है टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। सेकंड, टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है। नंबर 3, टू किल अ मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन एंड रीजन है। असर्शन है टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। रीजन, culturally responsive teaching means that teachers are reflective। अभिकथन कहता है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण कहता है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि क्या है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सेकंड के सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स critique of कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो देखिए इनका केंद्रीय तर्क देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। थर्ड है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रारूप का उपयोग। फोर्थ है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें फर्स्ट जो आपका है देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 assertion learning from real life problem
and concrete experiences give the children multiple pathway for learning and retrieving information. Reason: development is a relatively orderly and sequentially. अभिकथन: वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूल अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण: विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। ऑप्शन इसमें सेकंड सही रहेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 11 में सेकंड वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, dyslexia is a dash condition which impacts learners ability to. अपपठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरे, डिसलेक्सिया क्या होता है? एक तंत्र के न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, इसका सेकंड सही होगा 12th वाले का। फर्स्ट ऑप्शन है भावनात्मक चित्र बनाने से। ठीक है, शारीरिक, थर्ड वाला है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। फोर्थ है शारीरिक संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो इसका जो डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक connection between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को अवधारणाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेमोराइज टर्म और डेफिनेशन पर फोकस नहीं, ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है कि विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को अवधारणा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो ये उद्दीपक ठीक है, प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा ही संभव हो सकता है, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? कोहलबर्ग के दैनिक नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक नैतिकता और सेकंड है पारंपरिक नैतिकता। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो होगा पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exemplify an inclusive classroom? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धात्मक लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो जो सही आपका आंसर है वो प्रतिस्पर्धात्मक
ठीक है, लोकाचार को प्रोत्साहित करना। 15 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रतिक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। फर्स्ट वाला कह रहा है कि बी एंड सी सही है, बी एंड सी सही है, बट फर्स्ट भी सही है ना। और थर्ड वाला जो सी है वो कह रहा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद के प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते, तो भाई ये तो गलत है। इसका मीन्स ये है कि जहाँ पर ए बी और डी होगा वही हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो ए बी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मैस्ट्री गोल ओरिएंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। सेकंड है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और क्षमता को सुधारने पर ध्यान देना। थर्ड है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो सही जो पॉजिटिव हमारा आंसर निकल कर रहा है वो है सेकंड, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और अधिकार का प्राथमिक स्रोत है। सेकंड है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो जो पॉजिटिव और सही आंसर है वो हमारा 18 का सेकंड सही होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आस्किंग critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media would encourage, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। सेकंड है, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। नेक्स्ट है, जेंडर पहचान को मजबूत करना। नेक्स्ट, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। देखिए 19 का जो सही आंसर है वो है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, यानी कि 19 का हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, According to Jean Piaget, the ability to use symbols such as letting the letter X stand for an unknown number develops during days and enables the children to learn. जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात
अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। अब ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, खाली हैं, इनको फिल करना है। फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। अब देखिए यहाँ पर फिट करते हैं फर्स्ट वाले को कि अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भाई मूर्त कौन सी होती है? जिसको हम ले रहे हैं, तो वो मूर्त नहीं कहेंगे, और ठीक है औपचारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। यानी कि हमारा अगर ऑप्शन होगा तो थर्ड फोर्थ में से रहेगा, तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होंगे। अब थर्ड और फोर्थ में देखिए, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं, बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। यानी कि 20 का हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आलोक shows the following behaviors: hold head in a awkward position when reading, squinting and rubbing the eyes frequently, redness, swelling of eyes, confusing later. These can be symptoms of potential. आलोक निम्नलिखित व्यवहार कर दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो देखिए इस टाइप से अगर कोई दिक्कत होती है तो यह दृष्टि संबंधी समस्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। Assertion in an inclusive classroom, adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment. Reason है the philosophy of inclusive advocates elimination of all individual difference through pedagogical approaches and assessment. अभिकथन: एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण: समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समान करने की वकालत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? देखिए इसमें आपका एक तो सही कह रहा है, फर्स्ट वाला अभिकथन तो सही है, बट आर जो है वो हमारा गलत हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए सही और आर गलत है? वो है हमारा 3, यानी कि ए सही है एंड आर गलत है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ interacting with dash while working dash their zone for proximal development. लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डैश हैं। अब इसमें से ऑप्शन, ठीक है, 2 खाली जगह हैं, उनको फिल करना है। फर्स्ट आपका दे रहा है कि अधिक जानकार, अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। और इसका नेक्स्ट है कि जो उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। तो फर्स्ट वाला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जैसे आपका दिया गया, जैसे अधिक जानकार अन्य बस बाहर, क्षेत्र के बस बाहर, ये ऑप्शन तो नहीं सही होगा। नेक्स्ट है कि भौतिक वातावरण और अंदर, भौतिक वातावरण और बस बाहर, तो तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 23 का फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है 24। A teacher noticed that one of her student is highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategy would be an effective strategy in helping the student stay focused? एक शिक्षिका ने नोटिस किया
कि उसका एक छात्र अत्यधिक ध्यान भ्रामित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। नेक्स्ट है छात्र को सख्ती से अपना ध्यान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। नेक्स्ट है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि स्वनियमन एवं समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना कि आपको इतने समय में बेटा ये करके दिखाना है, तो वो उसमें ठीक है फोकस करेगा। 24 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 25 assertion students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter. Reason ठीक emotion play a significant role in learning। यानी कि अभिकथन कहता है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनका अपने स्कूल के भावनात्मक लगाव है स्कूल से और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो भाई दोनों ही सही चीज़ें हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 26 पर आ जाते हैं। Which of the following is a core principle of constructivist learning theory? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो देखिए संरचनावादी अधिगम का जो मूल सिद्धांत है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा सही हो। देखिए फर्स्ट वाला दिया शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, नहीं होगा। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, नहीं होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह होगा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल जो सिद्धांत है वो थर्ड वाले पॉइंट पर फोकस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 26 का थर्ड सही होगा। और ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 है The less able a child is to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less. Reason है intelligence cannot be accurately measured by calculating IQ। अभिकथन एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। कारण देख लेते हैं बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी ठीक है। इसका मीन्स दोनों ही सही है, बट दोनों व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ही सही हों लेकिन व्याख्या नहीं करता वो है आपका सेकंड वाला कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 28 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? फर्स्ट है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, सेकंड कह रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया है, थर्ड है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, फोर्थ है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यह एक रेखिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया भी, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यानी कि BCD हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और BCD जिसमें दिया है वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो BCD हमारा थर्ड में दिया गया है।
तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 28 का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली definable moment when a child enters middle childhood or adolescence। रीज़न है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर। अभिकथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो देखिए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। और सेकंड कह रहा है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी कि जब दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं एंड ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। An elementary school teacher can strongly influence student development of academic self concept by। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र से के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो देखिए इसमें सही जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 30 का 3 है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।